आज हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से कैसे डिराइव किया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग की मदद से हम ओम के नियम को कैसे सत्यापित कर सकते हैं, ये आज हमें पढ़ना है। माना हमारे पास ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ L है और जिसके क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। माना कि इस कंडक्टिंग वायर में को जब हम बैटरी से जोड़ दें तो इसमें करंट फ्लो करती है जिसकी वैल्यू I है। जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टिंग वायर के अंदर हर बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, माना उसकी वैल्यू कैपिटल E है। और कंडक्टिंग वायर के सिरों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, माना उसकी वैल्यू V है, पोटेंशियल डिफरेंस की। जो बैटरी से जब हम कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट करते हैं तो उसके सिरों पर स्थापित हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू V है। और कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर के अंदर हर बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वैल्यू E है। अब माना जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब कंडक्टिंग वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E होगी, जहां पर स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और कैपिटल E वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर प्रोड्यूस हो चुका है। इतना फोर्स हर फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विभव प्रवणता के बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, यानी V/L बराबर E। तो अब अगर इस E की वैल्यू को मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो F की वैल्यू आ जाएगी F बराबर स्मॉल e इंटू V/L। E की जगह पे V/L हमने यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया। सो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स which is applied by the electric field on free electron is this, F is equal to E into V/L। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर उसकी वैल्यू ये होगी F बराबर m इंटू ए, जहां पर m इलेक्ट्रॉन का मास है और a वो एक्सेलरेशन है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़कर हर कोलिजन के बाद वो जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके मूवमेंट के रास्ते में, मोशन के रास्ते में न्यूट्रल एटम्स आते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो वो अपने रास्ते में आने वाले न्यूट्रल एटम या किसी पॉजिटिव आयन से टकराता है, कोलाइड करता है, और ये कोलिजन्स जो होती हैं इन नॉन इलास्टिक होती हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद 0 हो जाती है और अगली टक्कर तक बढ़कर के फिर से मैक्सिमम हो जाती है, यानी चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। तो माना इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन A है और इसको एक्सेलरेट होने में कितना टाइम लगेगा? इसको एक्सेलरेट होने में टाइम लगेगा इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टाउ से निरूपित करते हैं। टाउ से ये सिंबल है दिस
इसे हम श्रांति काल कहते हैं, या इसे हम कहते हैं टॉ, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये होता है किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगा हुआ समय की एवरेज वैल्यू, टाइम की एवरेज वैल्यू। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो हमेशा अपने रास्ते में आने वाले न्यूट्रल एटम्स या पॉजिटिव आयन से वो कोलाइड करेंगे, और किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कुछ ना कुछ समय लगेगा, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और हम ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। सो इट विल बी vd अपॉन टाउ। हम जानते हैं कि vd अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज द एवरेज ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज बिटवीन द टू कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़कर मैक्सिमम होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी अगली कोलिजन तक। सो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में वेलोसिटी अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है, उसके एवरेज को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt है तो vd यानी वेलोसिटी अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, तो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगा हुआ टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, वो होगा एक्सेलरेशन के इक्वल। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर यहां रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, f की वैल्यू बराबर m इंटू vd अपॉन टाउ। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, उसकी वैल्यू ये है, और उस वजह से न्यूटन के द्वितीय नियम से, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, उस f की वैल्यू हो जाएगी ये। और दोनों ही फोर्स चूंकि इलेक्ट्रॉन पर लग रहे हैं सेम हैं, तो दोनों फोर्स की वैल्यू हो गई सेम। दिस इज द फोर्स applied by the electric field on electron, and this is the force which we can write according to the Newton's second law of motion. Both are equal. और इससे अगर हम vd की वैल्यू निकालें, so this will be equal to E कैपिटल V tau अपॉन ml, जहां पर कैपिटल V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर्स है। Tau is the relaxation time, L is the length of conducting wire, and m is the mass of electron, and E is charge of electron. Now as we know that if we connect a conducting wire to the battery, then a current flows in the conductor equal to N into E into A into VT, where A is the cross-sectional area of the conducting wire, and the rest is understood like N is the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर, यानी कि एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N। E is the charge on electron, A is cross sectional area of the wire, and Vt is drift velocity. And now if we substitute the value of drift velocity from here in this equation, so we get the result is equal to this. हमने Vd की जगह पे ये वैल्यू रख दी, E इंटू कैपिटल V इंटू टाउ अपॉन ml। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो I की वैल्यू आ जाएगी N E स्क्वायर टाउ A कैपिटल V अपॉन L अपॉन M इंटू L, where V is the potential drop between the
एंड पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर। और इससे अगर हम V अपॉन I की वैल्यू निकालें, I को इधर ले आए, तो ये M इंटू L न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड द रेस्ट पार्ट विल कम इन द डिनोमिनेटर दिस। V अपॉन I की वैल्यू को हमने इससे कैलकुलेट कर लिया, V अपॉन I जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया V के, और ML जो है न्यूमरेटर में चला गया, और ये जो है डिनोमिनेटर में आ गया, नॉट V, the rest part NE square tau upon A, ये। And now we can see that this whole thing is a constant. M is electron or mass of electron, which is constant. Length L is length of conducting wire, which we are not changing. N is electron current, electron density number, इलेक्ट्रॉन की घनत्व संख्या यानी कि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो कि दिए गए कंडक्टिंग वायर के लिए कांस्टेंट होगी। E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज कांस्टेंट। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम विच इज कांस्टेंट, दैट इज द टाइम टेकन बिटवीन द टू collisions. This is the relaxation time, and A is the cross sectional area of conducting wire. So these all parameters are constant. These all parameters are constant. So we can say V upon I is a constant that is denoted by R. यानी कि R जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। इसकी की यूनिट होती है ओम, SI यूनिट, जिसे हम वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट होती है, जिसे हम ओम यानी ओमेगा इस साइन से डिनोट करते हैं, यूनिट ऑफ आर, और जिसकी वैल्यू होती है ये M इंटू L अपॉन N इंटू E स्क्वायर टॉ अपॉन A। तो वी हैव प्रूव्ड दैट V अपॉन I is a constant, and that is the Ohm's law says, until and unless the physical conditions are not changing. फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ये चेंज हमने नहीं करा है, विद द कंडीशन की हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो V अपॉन I एक कांस्टेंट है। और यही ओम का नियम भी कहता है कि अगर किसी कंडक्टर का की फिजिकल कंडीशन को, जैसे कि टेम्परेचर है, उसको चेंज ना किया जाए, तो V अपॉन I जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी दिए गए कंडक्टिंग वायर के लिए, जिसकी लेंथ, जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होते हैं, एंड बाकी पैरामीटर्स तो कांस्टेंट होंगे ही। So this is how we can prove that V upon I is a constant, or we can derive Ohm's law with the help of drift velocity.